इन तस्वीरों में दो प्रमुख चेहरे हैं। एक है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के भाजपाई मुख्यमंत्री। वो मुख्यमंत्री जिन्होंने नफरती भाषण देने के मामले में इतिहास बना दिया है, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर संविधान की मूल भावना को ही कुचलने का काम बार बार किया है, जिन्हें गुजराती जोड़ी का चहेता कहा जाता है। वैसे तो बीजेपी में नफरती भाषण देने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं है, भरमार है। सबसे ऊपर से लेकर निचले स्तर तक एक से बढ़ के एक नफरती कैप्सूल मौजूद है। मगर हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम इस लिस्ट में दूसरे तीसरे पायदान पर ऊपर नीचे होता रहता है। पहले नंबर पे कौन है ये तो आप जानते ही हैं, मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में। और हेमंता का कंपटीशन आजकल उत्तराखंड वाले पुष्कर सिंह धामी के साथ हो रहा है। लेकिन पिछले दिनों बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जिसके कारण हेमंता बिस्वा शर्मा न सिर्फ दूसरे पायदान पर मजबूत हो गए बल्कि धीरे धीरे एक नंबर पर भी आ सकते हैं। हालांकि एक नंबर पर आने से पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश लेने के लिए लोग पहुंचे थे। ये वाली वीडियो तो आपको याद ही होगी जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा निशाना साध रहे हैं और निशाने पर एक बुजुर्ग मुस्लिम है। बगल में एक जालीदार टोपी पहना हुआ व्यक्ति बैठा है जिसकी शक्ल कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से मिलती जुलती है। यानी इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास हुआ होगा आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। इसी के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मगर आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कह दिया कि हाईकोर्ट चले जाइए। और ये कहने में जो कहा, वकीलों ने तर्क दिया और चीफ जस्टिस ने जो बातें कही, उन सब को सुनने के बाद ये तस्वीरें एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। इन तस्वीरों को एक बार फिर से निहारिए। इनमें दो प्रमुख चेहरे हैं, एक के खिलाफ दूसरे के पास याचिका गई थी और दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उसे जानना बड़ा जरूरी है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही आज हम उड़ीसा के एक दलित बिटिया की भी चर्चा करेंगे जो पिछले 4 महीने से लगभग हर रोज सुबह साइकिल से अपनी ड्यूटी पर जाती हैं, साफ सफाई करती हैं, चटाई बिछाती हैं और करती हैं इंतजार कि बच्चे आएंगे। मगर आंगनबाड़ी में कोई बच्चा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, धर्मवा भ्रष्ट हो जाएगा यदि वे दलित के हाथों से बना हुआ भोजन खा लेंगे। जो लोग कहते हैं कि छुआछूत कहाँ है, भेदभाव कहाँ है, आरक्षण कहाँ दे रहे हो, उन्हें ये कहानी जरूर सुननी चाहिए और सक्षम लोगों को भी देखनी चाहिए कि कैसे हम इन चीजों को सुधार सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें ताकि लोकहित इंडिया की गाड़ी यूं ही चलती रहे। वैसे तो हेमंता बिस्वा शर्मा आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी करते रहते हैं। पता नहीं कौन कौन से जिहाद के आरोप लगाकर अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ माहौल बनाते रहते हैं। जहर की उल्टियां होती रहती हैं। पिछले दिनों इनका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये अपने समर्थकों में ही एक मुस्लिम युवक को कुछ इस भाव से झापड़ मार रहे थे, कूट रहे थे, जिससे इनके भीतर की खुन्नस समझ में आती है और क्या दिखाना चाहते हैं वो भी समझ में आता है। मगर फिलहाल मामला बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि ये वाली वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने शेयर कर दिया। पहले इन्होंने मियां मुसलमानों को लेकर उन्हें परेशान करने के लिए उकसाया था। कहा कि 5 रुपया मांगे ये लोग तो 4 रुपया दो, इन्हें इतना परेशान करो कि ये लोग खुदे राज्य छोड़कर भाग जाएं। और लाखों की संख्या में वोट काटने की भी बात इन्होंने कही थी और भी बहुत सारी नफरती बातें इस व्यक्ति ने किया था। हालांकि ध्यान रहे, यही हेमंता जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो एकदम सेक्युलर टाइप नेता थे और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहते थे कि गुजरात में पानी की पाइपों में मुसलमानों का खून बहता है, लेकिन कुर्सी का लालच और जेल जाने का डर आदमी को जो न बना दे। कथित रूप से इन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे थे और आप तो जानते हैं अमृतकाल में भ्रष्टाचार का आरोप कैसे साफ होता है। वॉशिंग मशीन किसके पास है? बीजेपी के पास। बीजेपी में जाने से आरोप साफ हो गए तो ये भी बीजेपी में चले गए और जाते ही इतने नफरती हो गए कि पुराने बीजेपी नेताओं से कंपटीशन होने लगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के भीतर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ताओं ने हेमंता बिस्वा शर्मा के भाषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। इस मामले पर भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली सुनवाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अनुच्छेद 32 लागू करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप लोग पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट चले जाइए, पहले वहां जाना ठीक रहेगा। चीफ
चीफ जस्टिस ने पूरे मामले को ही एक तरह से कहिए तो मोड़ दिया। यानी बात थी हेमंता विश्व शर्मा के नफरती भाषणों पर कार्रवाई की, लेकिन इन्होंने उसे घुमाते हुए हाईकोर्ट को दरकिनार करने का आरोप, हाईकोर्ट के मनोबल को कमजोर करने का आरोप याचिकाकर्ताओं पर लगा दिया। कहने लगे कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही, आप लोग पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था आप लोगों को। साथ में हाईकोर्ट से जल्दी सुनवाई करने का अनुरोध भी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के सारे मामले हाईकोर्ट में निपटाए जा सकते हैं, हमें नहीं लगता कि इसे सुप्रीम कोर्ट में सुनने जैसा कुछ है। आप लोग हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करे। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चुनाव जहां भी होते हैं तो न्यायपालिका राजनीतिक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। पिछले सप्ताह में भी जब कम्युनिस्ट पार्टियों ने याचिकाओं की तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था, तब भी चीफ जस्टिस ने इसी तरह की बात किया था कि जब जब चुनाव आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल वारफेयर का अड्डा बन जाता है। अब सवाल यह है कि चुनाव आते ही तो नेता लोग अपनी हदें भूल जाते हैं, संविधान को भूल जाते हैं, नफरती उल्टियां करने लगते हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस ने पॉलिटिकल पार्टी से आपसी सम्मान और आत्मसंयम के आधार पर चुनाव लड़ने की अपील भी किया। अब यह मत कहिएगा कि जब लगभग हर शनिवार और रविवार भाजपा नेताओं से मुलाकात होती है तो क्यों नहीं डायरेक्टर चीफ जस्टिस उन्हीं लोगों को सलाह देते हैं कि आप लोग नफरती बयानबाजी बंद करिए। डायरेक्टर बोल देना चाहिए, अदालतों में पहले से हजारों मामले पेंडिंग है जी, क्यों देश का माहौल खराब कर रहे हो। आखिर जब घंटों का समय बीजेपी नेताओं की पार्टियों में बिताया जाता है तो ये 2 लाइन बोलने का टाइम तो मिल ही सकता है। बहरहाल आज जो हुआ उसे सुनिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 लागू करने से लगभग मना कर दिया तो याचिकाकर्ताओं के वकील ने क्या कहा, मगर उसको सुनने से पहले जरा सा याद दिला दें। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 कहता है कि अगर भारत के किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकता है। इसी तरह से मूल अधिकार या कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के मामले में आर्टिकल 226 के तहत यानी 226 के तहत हम हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अनुच्छेद 32 लागू करने में अनिच्छा व्यक्त किया तो वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मामला केवल अपराध करने से संबंधित नहीं है मिलॉर्ड, बल्कि हेमंता विश्व शर्मा जिस पद पर हैं उन्होंने इस पद के लिए जो शपथ लिया है उसका भी उल्लंघन किया है। यानी एक तो हेमंता विश्व शर्मा नाम के व्यक्ति ने नफरत फैलाने का काम किया, दूसरा वो व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। इसमें तो अनुच्छेद 32 जरूर लागू होना चाहिए। हाईकोर्ट इस मामले में सही उपाय नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एसआईटी की जांच की मांग कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हाईकोर्ट के अधिकार को कमजोर मत करिए। अब ये चलन बन गया है कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर समाप्त होता है। आप लोग हाईकोर्ट के जजों का मनोबल मत गिराइए। अब खबरदार, कोई ये नहीं पूछेगा कि जब भाजपाई सत्ता को नापसंद आने वाले फैसले देने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ की बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजकर उनकी सीनियरिटी खराब की जाती है, वो भी सरकार के कहने पर, तो इससे हाईकोर्ट के जजों का मनोबल बढ़ता है कि घटता है। चीफ जस्टिस साहब, आपके सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने जब सरकार के इशारे पर एक ईमानदार जज को कथित सजा दिया, उनके वरिष्ठाक्रम को खराब किया, तो आपने हाईकोर्ट के जज का मनोबल बढ़ाया कि घटाया। जब 56 सीनियर हाईकोर्ट जजों को किनारे लगाते हुए आपने जस्टिस पंचोली को पटना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बुला लिया, तो इससे देश के 56 सीनियर जजों का मनोबल बढ़ा या घटा? क्या आपने हाईकोर्ट के तमाम जजों को यह बताने की जहमत उठाया कि जस्टिस पंचोली के भीतर कौन सी विशेष काबिलियत है जो उन्हें 57वें नंबर पर होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया? क्या यह एक्शन भी आपने हाईकोर्ट का मनोबल बढ़ाने के लिए लिया था? वैसे याद दिला दें, आज जब चीफ जस्टिस साहब हाईकोर्ट के मनोबल को घटाने बढ़ाने की बात कर रहे थे तब उसी बेंच में जस्टिस पंचोली भी थे जिनको सुप्रीम कोर्ट बुलाने के लिए देश के 56 हाईकोर्ट जजों को, सीनियर जजों को बाईपास कर दिया गया। अभी मद्रास हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट के लिए जिन महिला जस्टिस का ट्रांसफर विवादों में बना था, वहां भी आपने मनोबल बढ़ाने वाला फैसला किया था। क्या इसका जवाब कभी मिलेगा? आज जब भाजपा मुख्यमंत्री के खिलाफ आपके समक्ष मामला जाता है तो आप हाईकोर्ट भेज रहे हैं ये कहते हुए कि हाईकोर्ट का यानी वहां के जजों का मनोबल मत गिराइए। एडवोकेट सिंधवी जोर देकर कह रहे थे कि अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में हस्तक्षेप जरूरी है, और ये जो हेमंता विश्व शर्मा नाम का व्यक्ति है ये लगातार इस तरह का काम करते रहते हैं, नफरती बयानबाजी करते हैं, ये आदतन अपराधी हैं। जी हाँ, एडवोकेट सिंधवी ने हेमंता विश्व शर्मा को आदतन अपराधी बताया। एडवोकेट ने कहा कि इस देश का संवैधानिक और सामाजिक ताना बाना खतरे में है, तो अनुच्छेद 32 क्यों नहीं लागू होना चाहिए? ये आदमी खुलेआम एक पूरे समुदाय के खिलाफ बोल रहा है। एडवोकेट सिंधवी ने 1-2 नहीं बल्कि 17 मामलों का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इससे कम गंभीर मामलों में सीधे सुनवाई की आर्टिकल 32 के तहत, मगर चीफ जस्टिस नहीं माने। भैया एडिटर, बीच बीच में तस्वीर लगाते रहिए। और अब सुनिए, एक तरफ एडवोकेट सिंधवी मामले की गंभीरता बताने में लगे थे और सुप्रीम कोर्ट को याद दिला रहे थे कि इससे कम गंभीर मामलों में 17 बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई किया है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस खाली एक बात पे टिके हुए थे कि याचिकाकर्ता की जो भी डिमांड है
सब गुवाहाटी हाई कोर्ट पूरी कर सकता है। यानी कुल मिलाकर चीफ जस्टिस इस मामले को किसी भी तरीके से गुवाहाटी हाई कोर्ट भेजना चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट में सुनना नहीं चाहते थे। अगली लाइन में एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि चलिए अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनना है तो असम के अलावा किसी अन्य हाई कोर्ट में इस मामले को सुनवाई के लिए अनुमति दे दीजिए। इतने पर चीफ जस्टिस नाराज हो गए। सवाल है कि क्या हुजूर पहले से मन बना के बैठे थे कि यह मामला किसी भी तरह से गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए? माना कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं भी सुनना चाहते हैं तो फिर दूसरे हाई कोर्ट में सुनने की अनुमति देने में क्या ऐतराज हो सकता है? मगर चीफ जस्टिस नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया कि आपका ये निवेदन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता हूं। आप लोग पूरी तरह से हाईकोर्ट का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाईकोर्ट को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश है। यानी सोचिए मामला क्या था और चीफ जस्टिस इसे हाईकोर्ट के खिलाफ साजिश बताने लगे। यदि ये हाईकोर्ट के खिलाफ साजिश होती तो एडवोकेट सिंघवी ये क्यों कह रहे हैं कि असम के अलावा किसी भी अन्य हाईकोर्ट में भेज दीजिए? उन्हें संदेह होगा ना कि जिस असम में गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसी असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करवाना है। बाकी अमृतकाल में न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है ये तो आप जानते ही हैं। जज लोया कोई भूल गए हैं क्या? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हेमंता शर्मा देश के संवैधानिक मूल्यों का मनोबल गिरा रहे हैं और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। शर्मा ने न केवल असम में बल्कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में जाकर भी आपत्तिजनक बयान दिया है हुजूर। इसलिए यह मामला अखिल भारतीय यानी पूरे देश का मामला हो जाता है। फिर से चीफ जस्टिस कहते हैं कि हाईकोर्ट इसका समाधान कर सकता है। यानी सामने से कोई भी तर्क आए, चीफ जस्टिस खाली एक लाइन बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाकर निपट लीजिए, और वो भी गुवाहाटी हाई कोर्ट में, कहीं और नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम केवल शॉर्टकट तरीके का विरोध कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला सोशल मीडिया में चलेगा, इसलिए आप लोग यहां चले आते हैं। हाई कोर्ट का सम्मान करिए और व्यवस्था में विश्वास रखिए क्योंकि हमको पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट इस मामले को कायदे से निपटा लेगा। आगे सुनिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता निजाम पाशा भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को असम के बाहर के अधिकारियों सहित एक एसआईटी गठित करनी पड़ सकती है। तो फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हाईकोर्ट भी तो ये काम कर सकता है। जब मैं हाईकोर्ट में जज था तब मैंने इस तरह का निर्देश दिया था। आप लोग सही प्रक्रिया का पालन करिए, हाईकोर्ट पर भरोसा रखिए, जाइए हाईकोर्ट से संपर्क करिए। उधर 4 असमिया लोगों की तरफ से भी पेश हुए अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह ने भी कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को हमने पहले ही पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की अपील किया था हुजूर इस मामले में, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। यानी असम के मुख्यमंत्री के नफरती बयानों के खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है कि स्वतः संज्ञान लीजिए महाराज, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कायदे से अगर राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री इस तरह से समाज में आग लगा रहा है तो हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, मगर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लिखने के बाद भी नहीं लिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के आंख कान कितने खुले हैं और वो कितना बोलना चाहता है और वो हेमंत शर्मा के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। शायद यही संदेह है याचिकाकर्ताओं को। तो इस बात पर भी चीफ जस्टिस ने कहा गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखना और याचिका दायर करना दोनों अलग अलग बात है। इसके बाद वकीलों ने कहा कि हुजूर कम से कम संवैधानिक पदाधिकारियों को संयम बरतने के लिए कुछ टिप्पणी ही कर दीजिए। यानी कह दीजिए कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं हिसाब किताब से बोले, इस तरह से नफरती बयान न दें। चीफ जस्टिस ने इस बात से भी इनकार कर दिया। खबर सुनने के साथ साथ आप लोग ये तस्वीरें भी देखते रहिए, सारी कृपा यहीं अटकी है। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हमने निर्णय लिया है कि यह मामला हाईकोर्ट में ही जाएगा। हम सभी को संवैधानिक ढांचे का सम्मान करना चाहिए। यानी जहां बात एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उसकी शपथ याद दिलाने की है, उसको संविधान के अनुसार चलने की है, वहां चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि संवैधानिक ढांचे का सम्मान पहले जरूरी है। इस मामले में 2 याचिकाएं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा द्वारा दायर की गई थी। तीसरी याचिका खुद असम के ही 4 लोगों ने दायर किया था। इसमें सीपीआईएम ने एक वीडियो को लेकर और कई पूर्व नफरती भाषणों को लेकर कार्रवाई की मांग किया था, एसआईटी बनाने की मांग किया था और यह भी कहा था कि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि आप भी जानते हैं दोनों जगह भाजपा की सरकार है। गुजराती जोड़ी के चहेते मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, तो चाहे राज्य की व्यवस्था जांच करे चाहे केंद्र की, होगा वही जो सत्ता को छूट करेगा। असम के जिन 4 लोगों ने याचिका दायर किया था उन्होंने मियां और बांग्लादेशी जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर कार्रवाई की मांग किया था। कहा था कि असम में बंगाली मूल के मुसलमानों के खिलाफ यह अपमानजनक शब्द है। हेमंता शर्मा लोगों से एक समुदाय के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। असम के 4 याचिकाकर्ताओं में से रिटायर्ड प्रोफेसर और बुद्धिजीवी डॉक्टर हिरेन गोहेन, असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक हरे कृष्ण डे, नॉर्थ ईस्ट नाउ के प्रधान संपादक परेश चंद्र मालाकर और वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु बोर ठाकुर शामिल थे। मगर इन सब से चीफ जस्टिस ने कह दिया कि गुवाहाटी हाईकोर्ट चले जाइए, जो होगा वहीं से
होगा। यानी वकील लोग कहते रह गए कि एक मुख्यमंत्री नफरती भाषण दे रहा है, पूरे देश के सामाजिक ताने बाने और संविधान की शपथ का मामला है। चीफ जस्टिस बोले हाईकोर्ट जाइए। वकीलों ने याद दिलाया कि एक दो बार नहीं बल्कि कम से कम 17 बार इससे भी कम गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया है हुजूर। चीफ जस्टिस बोले हाईकोर्ट चले जाइए। वकीलों ने कहा कि शर्मा ने सिर्फ असम में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जाकर नफरती भाषण दिया है। चीफ जस्टिस बोले हाईकोर्ट चले जाइए। वकीलों ने कहा कि दूसरे राज्यों के अधिकारियों से एसआईटी बनानी पड़ सकती है, अखिल भारतीय मामला है। चीफ जस्टिस बोले हाईकोर्ट चले जाइए। वकीलों ने कहा कि चलिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के अलावा किसी और हाईकोर्ट में भेज दीजिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं नहीं, आप तो बस हाईकोर्ट जाइए, वो भी गुवाहाटी हाईकोर्ट जाइए। बाकी इन तस्वीरों को एक बार फिर से याद करते हुए देश में जाति भेदभाव को समझने का प्रयास करिए। उड़ीसा, जहां हाल ही में भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी है, वहां एक गांव है नौगांव, जहां पर 21 साल की शर्मिष्ठा सेठी, जो कि दलित समुदाय से आती हैं और अपने समुदाय में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त करने वाली वो पहली छात्रा है और आसपास के क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने वाली गिनी चुनी छात्राओं में से एक है। अब आप कल्पना करिए कि 21 साल की एक महिला जो ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरी पा रही है, जो कि क्षेत्र में बहुत कम होता है, उसे यह नौकरी मिलने के बाद बहुत अच्छा महसूस होना चाहिए, जीवन का सबसे बेहतरीन पल होना चाहिए। मगर पिछले 4 महीने से यही नौकरी शर्मिष्ठा के जीवन का सबसे दर्दनाक पल बन चुका है, सबसे शर्मनाक स्थिति बन चुकी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये भारत है और भारत में भी उड़ीसा है। शर्मिष्ठा पिछले 4 महीने से साइकिल से आंगनबाड़ी जाती हैं, साफ सफाई करती हैं, चटाई बिछाती हैं और बच्चों का इंतजार करती हैं। लेकिन दलित रसोइये के हाथ का भोजन नहीं करने की जिद में बच्चे नहीं आते, घर वाले उन्हें नहीं भेजते। इस आंगनबाड़ी में मात्र 2 बच्चे आते हैं, जो कि खुद भी दलित समुदाय से हैं। गांव वालों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजना बंद कर दिया, क्योंकि जो कुक महिला है वो दलित है। एक तरफ जातिवाद से ग्रसित वो परिवार है जो अपने बच्चों को 4 महीने से नहीं भेज रहे, दूसरी तरफ ये दलित महिला जो हर रोज समय से अपनी ड्यूटी करने चली जाती है और इसी इंतजार में 125 दिन बीत चुके हैं। समस्या वाली बात एक ये भी है कि अब तक सरकारी अधिकारियों की तरफ से कोई ठोस और प्रभावी हस्तक्षेप नहीं हुआ। प्रशासन ने इस बारे में सक्रियता के साथ लोगों को जागरूक नहीं किया या भेदभाव को रोकने के कदम नहीं उठाए गए। अब आप सोचिए कि जो परिवार अपने बच्चों को दलित कुक होने की वजह से आंगनबाड़ी नहीं भेज रहे हैं, वो खुद किस कदर जातिवादी हैं और अपने बच्चों को कैसा जातिवादी बना रहे हैं। शर्मिष्ठा कहती हैं कि चलिए कम से कम आप लोग अपना राशन तो ले जाइए, ये मेरा नहीं है, ये सरकार ने आपके लिए भेजा है। लेकिन गांव वाले एक दलित बिटिया के हाथों का राशन भी लेना नहीं चाहते। कल्पना करिए, ये हाल उस देश का है जहां प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जो देश अपने आप को विकसित भारत बनाने की संकल्प लेकर चलता है। एक दलित परिवार ने अपनी बेटी को पढ़ाया, आंगनबाड़ी में नौकरी मिली और उसके बाद जाति से ग्रसित लोगों ने उसके जीवन को नरक की तरह बना दिया। आखिर क्या है उसकी गलती, क्या है उसका पाप? सोचिए कैसी भावनाएं शर्मिष्ठा सेठी के भीतर आती होंगी जाति की इस कुंठा पर। और जो लोग कहते हैं कि एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए तो दोबारा नहीं देना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि आरक्षण आर्थिक आधार पर या नौकरी देने के लिए नहीं, इस भेदभाव को दूर करने का एक माध्यम पर है। उड़ीसा की यह कहानी बता रही है कि जातिवाद के जहर को कम करने में दिल्ली अभी थोड़ी दूर है। उम्मीद है दिल्ली आएगी जरूर।